अब युद्ध क्या सिर्फ तलवारों से होते हैं? नहीं, ये दूसरा पहलू। पहला, युद्ध क्यों होता है? इकोनॉमी के लिए। अब सवाल ये उठा कि युद्ध क्या सिर्फ तलवार से होता है? देखो, तुम भी युद्ध में हो। तुम क्या समझते हो तुम सिर्फ पढ़ के आईएएस बन जाओगे? बिल्कुल नहीं। इस तैयारी को वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता जिसको चुनौती का सामना करना नहीं आता। कर ही नहीं सकता, है ही नहीं। तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा आज फोन करके सुबह कि देखो लड़का बहुत अच्छा मिल गया, अब शादी करने जा रहे हैं। तूने कहा पापा कल करोगे? बोले नहीं, कल तो नहीं करेंगे, लेकिन अब करेंगे। कर लो, कोई बात। और बढ़िया, अम्मा ठीक है, कल परसों तो करवा दो पापा। खुद ही फोन काट देंगे, पागल हो गई है। अब तुम जो है उसको क्या करते हो? लड़ते हो। मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा दिमाग वैसे खराब, कल करवा दो, कल, या अभी आ जाऊं घर। हम भी खैनी खाते थे पहले। इलाहाबाद आया, खैनी न खाए आदमी। यहाँ का प्रसाद है वो, आशा खैनी आती थी, पता नहीं अब आती कि नहीं। हाँ, खाने वालों को पता आती है कि नहीं। हर संत पुराना अपराधी होता है, वरना इतने गहराई से वो बात कही नहीं सकता। रटी हुई बातें और अनुभव की हुई बातों में बहुत फर्क है। तो जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर है, अब देखो ऐसे चित्र बनाते चलो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये इसमें गारंटी बता रहा हूं। मेरे साल हर महीना मैं तुमको यहां मिलूंगा। तुम लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं। हर महीना मैं तुमको यहां मिलूंगा, और जो मैं तुमको बताता जा रहा हूं उसको तुम करते जाओ, मर जाओ। इस साल जान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पढ़ो, किताब उताब फट जाए। और करना क्या है? और करना क्या है? पढ़ो, योग करो, ध्यान करो, 30 और चौथा कोई काम ही मत करो 1 साल के लिए। और भोग का संबंध किससे है? शक्ति से। बिना शक्ति का तुम भोग ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है ही नहीं। मतलब रास्ता ही नहीं है। कोई संविधान, कोई प्रियम्बल, कुछ भी कुछ नहीं करा सकता। और यही वो समय है जब तुम अपने शक्ति का विकास कर सकते हो। हिंदुस्तान है, स्वीडन नहीं है। और स्त्री हो, और यहां स्त्री को सम्मान देना थोड़ा मुश्किल है। और आजादी तो कोई दे ही नहीं सकता। स्त्री को आजादी देना बहुत बड़ी बात है। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे पिता के बाद तुमको कोई आजादी दे रहा है तो समझ लो कि बहुत बहुत बड़ी आत्मा है। तो तुमको और आजादी से बड़ी कोई चीज नहीं जीवन में। सबसे बड़ी चीज आजादी। तो मौका है, इस्तेमाल कर लो, पढ़ लो। कोई दिक्कत है हमको बताओ, पर वो दिक्कत जेन्युइन होनी चाहिए। उल्टी सीधी दिक्कत लेके मत आना मेरे पास, नहीं परिणाम घातक हो सकते हैं। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, इसको घर जाके तुम भी पिक्चर बनाओ। तुम कभी सोचे कि वॉर के 2 पहलू होते हैं? नहीं सोचे ना। फिर तो तुम अशोक को जब पढ़ोगे तो उसको समझोगे कैसे? समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको ये दोनों पहलू पता ही नहीं है। तुम बुद्ध की अहिंसा और अशोक की हिंसा दोनों कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। बुद्ध की अहिंसा और अशोक की हिंसा। और अशोक जब 16 महाजनपदों पे उसका कब्जा हो जाता है तो वो भी अहिंसावादी हो जाता है। कितना व्यवहारिक राजा है वो। अंग से कलिंग, मगध का विस्तार शुरू हुआ। कहां से? अंग से। किसने शुरू किया? बिंबिसार ने। वो जो विस्तार शुरू हुआ, देखो, अंग से कलिंग, ये शुरू किसने किया? बिंबिसार ने। ये खत्म किसने किया? अशोक ने। और जैसे ही ये कोटा पूरा हुआ, वैसे ही अशोक कहता है कि अरे बड़ी हिंसा हो रही है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मैं अब किसी को नहीं मारूंगा। यही बात ईस्ट इंडिया कंपनी करती है 1856 में। यही बात, एग्जैक्टली यही बात ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। कर्नाटक से अवध, यही चीज 1856 में जब वो अवध पे कब्जा कर लेती है, तो जब 58 का एक्ट आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि सब राजा महाराजा हमारे मित्र हैं, कोई एक्सपेंशन नहीं। 1858 के बाद तुम युद्ध देखते हो किसी प्रिंसली स्टेट से?
नहीं, क्योंकि वो इंपीरियल साइकिल पूरा हो गया, अब कब्जे की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे अशोक अहिंसावादी हो जाता है, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी अहिंसावादी हो जाती है। कभी सोची इसको? तब इतना बड़ा सर लिए काहे टहल रही हो? अब तुमको यही सिखाएंगे, इसी का विस्तार करना। घर जाओ, जब यहां से घर जाओ, एक बोर्ड खरीद लो 300-400 रुपए का। बोर्ड आता नहीं है जिसपे पढ़ाते हैं, तो तुम भी एक व्हाइट बोर्ड ले लो और वहां तुम भी अपने कमरे पे बनाओ। और अगर रूम पार्टनर है तब मत लेना, तब तो वही पैड ले लो और बैठो कंपनी गार्डन में, वहां बैठा करो 2-3 घंटा किसी पेड़ ओढ़ के नीचे, कोई दिक्कत नहीं हो। वहीं डायग्राम बनाया करो। 8 घंटा तो यहां पढ़ ही रहे हो ना, 8 घंटा तो यहां पढ़ रहे हो, तुम्हारा कोटा तो यहां पूरा ही हो रहा है, लेकिन 1-2 घंटे बैठ जाया करो। बड़ी रिफ्रेशिंग चीज होती है। इतने सारे पेड़ हैं और पेड़ से अमृत बहता, ऑक्सीजन। तो सामाजिक पृष्ठभूमि में युद्ध पाप है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपल्शन है। अब भारत क्या है? सोने की चिड़िया। भारत, इंडिया, गोल्डन स्पैरो। अब इस गोल्डन स्पैरो का जो बॉस है वो खत्म हो चुका है। कैसे कह सकते हो? 1739 करनाल का युद्ध। अब जो नए उभरते हुए ठेकेदारों की नजर थी कि यार देखो यहां भी बैठा हुआ है, यहां भी बैठा हुआ है, ठेकेदारी में बैठा हुआ है, तहबाजारी में बैठा हुआ है, रेलवे में बैठा हुआ, अब सब खाली हो गया। अब जितने लोग इलाहाबाद में आंख गड़ाए बैठे हुए थे प्रयागराज में कि भैया हमको मौका कब मिलेगा, उन सबको मिल गया। अब कितने लोग आंख गड़ा के बैठे थे? यूरोपियंस आंख गड़ा के बैठे थे। पुर्तगाली गेम से बाहर हो चुके थे, कल मैंने बताया। डच गेम से बाहर हो चुके थे, कल मैंने बताया। बचे कौन? इंग्लिश और फ्रेंच। अब इस सोने की चिड़िया की दावेदारी 2 लोगों के पास की दावेदारी की लड़ाई 2 लोगों के बीच, एक अंग्रेज, एक फ्रांसीसी। इनके बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। तो जब इनके बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, तो अगर कागज पे समझौता नहीं होगा कलम से, तब तलवार से होगा। तुम्हारे ऊपर लोग तभी तक हमला करेंगे जब तक तुम गेम में हो। तुम बाहर कूद कूद के जाके कहते हो हमें IAS बनना है। क्यों कहते हो? कितना सीने में दर्द होता है जब तुम ये बात किसी से कहते हो। इस बात का अंदाजा तुमको नहीं है। तो छोटी छोटी बातें तुमको समझ में ही नहीं आती। फर्जी टेलर बनाए हुए हो बिना मतलब, और कष्ट खरीदते हो। राजनीति मूवी देखिए नाना पाटेकर वाली, हैं? तो उसमें जब वो फंस जाते हैं, ये रणवीर कपूर का है, जो उसकी फैमिली जब फंस जाती है तो क्या कहता है अगली पार्टी से कि मेरे भैया अमेरिका जा रहे हैं, अब वो राजनीति नहीं करेंगे। हैं? देखो कैसे बैकफुट होते हैं सब। समय को समझो और समय का सम्मान करो। अब ये 2 लोग बचे, इनके बीच कलम से समझौता नहीं हो पाया। बाकी 2 लोगों के बीच कलम से समझौता हो गया, पुर्तगाली के बीच और डच के बीच कलम। अब चूंकि इनके बीच कलम से समझौता नहीं हुआ तो तलवार से होगा। तो एंग्लो कर्नाटिक युद्ध, 3 युद्ध हुए। पहला सेंट थोम, दूसरा अंबर का युद्ध, तीसरा वांडीवॉश। तीन युद्ध हुए, 3। पहला सेंट थोम, दूसरा अंबर और तीसरा वांडीवॉश। अब युद्ध क्या सिर्फ तलवारों से होते हैं? नहीं, यह दूसरा पहलू। पहला, युद्ध क्यों होता है? इकोनॉमी के लिए। अब सवाल यह उठा कि युद्ध क्या सिर्फ तलवार से होता है? देखो तुम भी युद्ध में हो। तुम क्या समझते हो तुम सिर्फ पढ़ के IAS बन जाओगे? बिल्कुल नहीं। इस तैयारी को वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता जिसको चुनौती का सामना करना नहीं आता। कर ही नहीं सकता, है ही नहीं। तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा आज फोन करके सुबह कि देखो लड़का बहुत अच्छा मिल गया, अब शादी करने जा रहे हैं। तूने कहा पापा कल करोगे? बोले नहीं कल तो नहीं करेंगे, लेकिन अब करेंगे। कर लो, कोई बात नहीं। और बढ़िया, अम्मा ठीक है, कल परसों तो करवा दो पापा। खुद ही फोन काट देंगे, पागल हो गई है। अब तुम जो है उसको क्या करते हो? लड़ते हो। मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा दिमाग वैसे खराब, कल करवा दो, कल, या अभी आ जाऊं घर। अब इन तीनों युद्धों से हमें यह पता चलेगा कि युद्ध लड़े कैसे जाते हैं, कैसे कोई नायक बनता है, कोई IAS बनता है, कोई क्वालिफाई, यही तुमको पता चलेगा। या तुमको एक से एक एस्पिरेंट मिलेंगे, यहां 2 जबरदस्त एस्पिरेंट तुमको दिखाई पड़ेंगे IAS की तैयारी करते हुए, और दोनों योग्य हैं,
इसमें से एक एस्पिरेंट का नाम है ड्यूप्ले, ये फ्रांस की तरफ से है, और दूसरे एस्पिरेंट का नाम है क्लाइव, ये अंग्रेजों की तरफ से है। और कई सारे एस्पिरेंट है, उनका लोअर सबऑर्डिनेट ना निकले। यहां अनवरुद्दीन तुमको मिलेगा, वो भी एक एस्पिरेंट है, दिन भर यही पूछता घूमता है, ऑप्शनल का रख ले, जो मिलता है। यहां कई सारे एस्पिरेंट हैं, और उसमें प्रॉपर आईएएस ये बनता है, ये इंटरव्यू तक जाता है। अनवरुद्दीन का प्री ही नहीं निकला, चंदा साहिब मेन से बाहर हो गए, मुजफ्फर जंग 2 बार प्री दिए, बाहर। तुम क्या समझते हो, तुम ही एस्पिरेंट हो? एजुकेशन इज टू मेक माइंड अलाइव, कंपटीशन इज टू चेक दैट अलाइवनेस। लिख लो, यही खेल है। व्हाट इज एजुकेशन? टू मेक द माइंड अलाइव। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना, और प्रतिस्पर्धा का काम है उस जिंदा दिमाग की क्षमता का जांच करना। फर्क है दोनों में। बीए किए हो, हाँ, आईआईटी से हो जी, मेडिकल बैकग्राउंड के हो, हाँ, आईआईएम से हो, आओ आओ, ये लो आईएएस का पेपर। अब उसमें क्या सारे आईआईटी वाले हो जाते हैं? नहीं। सारे आईएम वाले हो जाते हैं? नहीं। पहले सारे आर्ट्स वाले होते थे। यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसको खान कहा जाता था आईएएस का। बाल बाल छिला के लड़के चप्पल कुर्ता पैजामा साइकिल लेके चलते थे और सोचते थे, डिस्कस करते थे, बात करते, 24 घंटा एक ही चीज कि कोचिंग में गए थे, पैसा जमा किए और कुछ पढ़ाए नहीं। तुमको ब्रह्मा पढ़ा देगा तब भी तुम्हारा नहीं होगा। इनको अगर ब्रह्मा भी उतर के पढ़ाएं, ब्रह्मा विष्णु, ये लोग अगर कोचिंग खोल लें, अद्वैत कोचिंग सेंटर, और विष्णु पढ़ा रहे हैं वहाँ हिस्ट्री, और ब्रह्मा सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, समाज से संबंध तो उन्हीं का है ना। और शंकर जी आईआर पढ़ा रहे हैं त्रिशूल उर्सूल लेके, तब पर भी इनका नहीं होगा। कुबेर इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं कि देखो पैसे का मूवमेंट कैसे होता है, तब पर भी नहीं होगा, तब पर भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो बेसिक आवश्यकता है वो इनके पास है ही नहीं। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहला वॉर, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, वो लाए हो, अनसॉल्ड लाए हो ना? ठीक, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। चलो कम से कम तुम लोग यार किताब लेके चलने लगे, यही बहुत बड़ी बात। 3 बातें डिस्कस करेंगे। पहला, इशू, मुद्दा क्या था। दूसरा, रीजन, नहीं, दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट, महत्वपूर्ण घटना, इंपॉर्टेंट इवेंट, और तीसरा आउटकम, रिजल्ट। 3 बातों की चर्चा करेंगे। अब इशू क्या था? पहला मुद्दा, वॉर ऑफ सक्सेशन। कहां? ऑस्ट्रिया में। अब ऑस्ट्रिया का मुद्दा भारत में है। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार मुद्दा ऑस्ट्रिया में, युद्ध भारत में हो रहा है। अब ऑस्ट्रिया का जो है, ऑस्ट्रिया 18वीं शताब्दी का ऑस्ट्रिया, आज का ऑस्ट्रिया नहीं है। उसका पूरा ईस्टर्न यूरोप, जर्मनी, इटली, सब पे कब्जा है। इटली पे, तब इटली राष्ट्र नहीं है 18वीं शताब्दी, इटली राष्ट्र बन रहा है 19वीं शताब्दी में। और ऑस्ट्रिया का किस पे कब्जा है? इटली पे। और इटली क्या है? यूरोप का गुजरात। इटली क्या है? क्या है इटली? यूरोप का गुजरात। भारत में गुजरात क्या करता है? भारत को कनेक्ट करता है किससे? मध्य एशिया से, पश्चिम एशिया से। ऐसे इटली यूरोप को कनेक्ट करता है किससे? नॉर्थ अफ्रीका से और पश्चिम एशिया से। यानी जिसका इटली पे कब्जा, उसकी व्यापारिक गतिविधि तेज रहेगी। तो अब जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया में शुरू हुआ, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दोनों चाहते थे कि मेरा कैंडिडेट बैठे,
दोनों चाहते थे कि मेरा कैंडिडेट बैठे। अब ब्रिटेन का कैंडिडेट बैठेगा तो ब्रिटेन के व्यापारियों को सुविधा मिलेगी, फ्रांस का कैंडिडेट बैठेगा तो फ्रांस के व्यापारियों को सुविधा मिलेगी। तो यह युद्ध शुरू हुआ यूरोप में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। भारत में कैसे फैला? अब भारत में पौंडीचेरी किसका बेस? फ्रांसीसियों का। बनाते चलो मद्रास किसका बेस? अंग्रेजों का। और यहां पे कर्नाटक राज्य, ये दोनों किसके किराएदार? कर्नाटक के। कर्नाटक इंडिपेंडेंट राज्य की स्थापना किसने की? सादतुल्ला ने। इसने स्थापना की, सादतुल्ला ने। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कर्नाटक की स्थापना की सादतुल्ला ने। ठीक। सादतुल्ला के बाद गद्दी पे कौन बैठा? दोस्तली। सादतुल्ला के बाद कर्नाटक की गद्दी पे कौन बैठा? दोस्तली। और दोस्तली के बाद अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन। कर्नाटक की इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में स्थापना किसने की? सादतुल्ला ने। सादतुल्ला के बाद गद्दी पे कौन बैठा? दोस्तली। दोस्तली के बाद कौन आया? अनवरुद्दीन। ठीक। और अनवरुद्दीन का झगड़ा चल रहा था किससे? चंदा साहिब से। किसको लेकर? गद्दी को लेकर। किसको लेकर? उत्तराधिकार को लेकर, सक्सेशन को लेकर झगड़ा चल रहा था। ठीक। पौंडीचेरी और मद्रास किसके अधीन था? कर्नाटक के। दोनों अधीन किसके था? कर्नाटक के। और पौंडीचेरी बेस किसका था? फ्रेंच का। और मद्रास बेस किसका? अंग्रेजों का। तो जैसे ही ये युद्ध यूरोप में शुरू हुआ, वैसे ही पौंडीचेरी का जो गवर्नर है ड्यूप्ले, उसने मद्रास का घेरा डाल दिया। तो पहला कर्नाटक युद्ध क्या है? यूरोप के युद्ध का विस्तार। लिख लो, फर्स्ट कर्नाटक वॉर वॉज द एक्सपेंशन ऑफ, फर्स्ट कर्नाटक वॉर वॉज द एक्सपेंशन ऑफ वॉर इन यूरोप। इंग्लिश लिख लोगे ना? हाँ, हिंदी इंग्लिश लिखो, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी लिखो, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। First Carnatic War was the expansion of war in Europe.